नमस्कार मित्रों और साथियों, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर मैंने प्रेम्बल रख रखा है, जो भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भारत के संविधान के एक ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संविधान कैसे, कब बना, ये तो सभी को पता है, लेकिन प्रेम्बल की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों। तो प्रेम्बल से पहले हम समझते हैं कि संविधान सभा है। संविधान सभा कब बनी, इसकी अवधारणा कैसे आई, वो सब समझते हैं। एम.एन. रॉय साहब ने इस संविधान सभा की अवधारणा की कि अगर हमारा संविधान बनना ही है तो उसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। ये एम.एन. रॉय ने ये टर्म कॉइन किया था, एम.एन. रॉय, इन 34 में। और 35 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 आया। उसमें भारत किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, किस तरह से डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, ये कौन कौन से बहुत सारे आर्टिकल्स जो हमारे आज के प्रेजेंट संविधान में, वो सारे के सारे तो नहीं, एटलीस्ट 60 to 70% उस संविधान, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिल जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सन 1948 में नेहरू जी ने कहा कि जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना है, इलेक्शन चल रहे थे उस दौरान 1946 में, तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। उन्होंने इस बात की डिमांड रखी। तो फिर इस डिमांड को आगे पुशअप किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फर्स्ट चेयर इन 1946 इन 9 दिसंबर इन 1946, जिसमें उस समय के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा। उनको हम संविधान सभा के प्रेसिडेंट के तौर पर भी याद रखते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर भी याद रखते हैं, लेकिन उन्हें हम एंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में याद रखते हैं। जब 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट असेंबली सेशन हुआ, तो उसमें मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने गए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, देन यू कैन पुश अप फॉर मिस्टर सिन्हा। इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। बट इंडिपेंडेंट इंडिया के अगर पूछता है और ऑप्शन में आपके दोनों ऑप्शन हो, तो यू हैव टू टिक मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, तो अगर हम उसके बाद 13 दिसंबर में श्री नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ही कॉपी है ये प्रेम्बल। ठीक है, इसी को प्रेम्बल कह दिया गया। जब उन्होंने ये 13 दिसंबर 1946 में ये संविधान सभा में रखा, और 22 जनवरी 1947 को ये पास कर दिया गया संविधान सभा से, ये मान लिया गया। लेकिन ये जब हमारा संविधान पारित हुआ, सन 1950 में लागू हुआ, उसी के साथ इसको भी लागू कर दिया गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट हो गई कि इसको हम भारत के संविधान का इंटीग्रल पार्ट माने कि ना, अभिन्न अंग माने कि ना मांगने। तो सबसे पहले उसके लिए कई एक्ट आए, बैरबरी एक्ट आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। उसके बाद जो एक्ट आया सन 1960 में, बैरबरी आया, उसमें कहा नहीं, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है ये संविधान का। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, उसमें उन्होंने कहा इट इज
part of constitution. Preamble is the part of constitution that is defined in Keshavanand Bharati case in 1973. and after that उसके बाद आया LIC केस, उसमें ये कंप्लीटली डिटरमाइन कह दिया गया कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 केस याद रखने हैं, बैरोबरी केस 1960, 1973 केशवानंद भारती केस जिसमें इसको इंटीग्रल पार्ट माना है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट माना, इंटीग्रल पार्ट माना गया है LIC केस में। क्लियर? तो इसमें कुछ टर्म हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हैं, वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो पहले कौन सा एक्ट में इसको इंटीग्रल पार्ट माना गया है, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। तो आपको कहना है LIC केस में इंटीग्रल पार्ट माना गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है किस केस में ये पार्ट माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम केशवानंद भारती केस का एग्जाम्पल लेंगे। और ये किस भी केस में मना कर दिया गया कि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है बैरबरी केस। ठीक है, 1960। ये 3 केसेस हैं जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एक आप देख रहे होंगे किस ऑर्डर में लगे हुए सारे टर्म्स। ये अगर हिंदी में अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसी ऑर्डर में ही आपको दिखाना है, यही ऑर्डर दिया होगा, किस ऑर्डर में रखा है। ऑर्डर एक्सचेंज होगा कि इधर सोशलिस्ट हो गया, उधर रिपब्लिक है, तो इधर बीच में कहीं आपको सॉवरेन कर दिया। तो आपको उस ऑर्डर को भी याद रखना है, इसी ऑर्डर के रूप में आपको रखना है कि सबसे पहले सॉवरेन आएगा, देन सोशलिस्ट आएगा, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास जस्टिस है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जस्टिस कितने प्रकार के हैं। तो जस्टिस सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। ये 3 तरह के जस्टिस हैं और इसी ऑर्डर में भी होते हैं। ऑर्डर भी पूछा जाए कि हमारे प्रेम्बल में किस ऑर्डर में लिखे हो, तो ये ऑर्डर भी याद लिखना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये 3 तरह के जस्टिस हैं। लिबर्टी मतलब आपको स्वतंत्रता दे रखी है, किसकी, थॉट की, आप अपने सोच समझ लेते हैं एक्सप्रेस करने के। ठीक है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं वो भी छूट है आपको। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सारी आपको दे रखी हैं। ये सारा हमको फंडामेंटल राइट्स में मिल जाता है। लिबर्टी, इक्वलिटी फंडामेंटल राइट में है ना। फ्रेटर्निटी बंधुता की भावना है, ये DPSP में मिल जाता है। और साथ ही साथ हमको 15A फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिल जाता है फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस 3 तरह के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय कितने तरह के हैं हिंदी में अगर देखें, हिंदी में समझे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरह के हैं न्याय, 3 तरह के न्याय। अब क्वेश्चन अराइज ये भी होता है कि ये जब हमारा संविधान ओरिजिनली जब बना था उस समय जो प्रेम्बल था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रेम्बल था, उसमें कौन कौन से टर्म नहीं थे। तो याद रखें 3 टर्म नहीं थे, फर्स्ट सोशलिस्ट, सेकंड सेकुलर एंड थर्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड थे जो ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं थे। क्लियर? ये ऐड कब किए गए? ये ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ओके, उसमें ये ऐड किए गए कौन कौन सा, सोशलिस्ट टर्म एंड सेकुलर टर्म, दीज 2 टर्म्स एज वेल एज इंटीग्रिटी, दीज 3 terms are included in 1976 after emergency, in the time period of emergency, 1975 to 77, that is emergency period, and that period included with these socialist, secular and integrity part. ठीक है, ये 3 टर्म इसमें ऐड किए गए थे। ठीक, तो अब ये मत सोचना ये टर्म ऐड किए तो हटा सकते हैं, ये हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। क्या सोशलिस्ट हम अब तब नहीं थे? सोशलिस्ट की परिभाषा तब भी तो थी आपके फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, DPSP में, ये सोशलिस्ट के वैल्यूज मिल जाती हैं। DPSP आप उठा के देखेंगे आप सोशलिस्ट हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में हम सोशलिस्ट हैं, है ना। सेकुलर, क्या हम सेकुलर नहीं है? फंडामेंटल राइट्स में आप 25 to 28 देखिए, वहां पर आपको मिलेंगे वी आर सेकुलर्स। तो ये ऐड करने से कोई या हटा देने से इस पर कोई फर्क नहीं। अभी हाल ही में ये करंट की न्यूज़ भी हो सकती है कि कौन से टर्म्स
को अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इस केस को खारिज कर दिया कि इनको एक्सक्लूड कर दीजिए। एक याचिका डाली गई, उससे कहा गया कि ये टर्म जो है सेकुलर और सोशलिस्ट हटा दिए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर हम इनको हटा भी देते हैं तो क्या ये हमारा देश सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में जो सोशलिस्ट विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, वो बहुत नींव तक है। तो ऐसा नहीं है कि आज आप सोशलिस्ट टर्म यहाँ से हटा देंगे तो हम लोग सामाजिक नहीं रह जाएंगे, हम तब भी सामाजिक रहेंगे ना। सेकुलर हटा देंगे तो हम सेकुलर नहीं, हम साथ में हमेशा से रहे हैं तो आज भी हमेशा से रहेंगे, तो हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स इसीलिए वो केस खारिज कर दिया गया, इट इज क्वास्ट दैट इज। तो नाउ इट, और उन्होंने कहा दीज टर्म्स नेवर बी एक्सक्लूडेड, ये एज इट इज रहेंगे। तो आप इस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया और कहा ठीक है। तो ये करंट न्यूज भी बन सकता है इन दो टर्म्स पे। इंटीग्रिटी शब्द पे कोई बवाल नहीं हुआ था, तो इंटीग्रिटी तो उन्होंने कहा ठीक है इसको रहने दीजिए साहब। तो उन्होंने कहा ये दो टर्म पे हमें आपत्ति है। तो उन्होंने कहा भाई ये दो टर्म पे आपत्ति क्यों है, हम तो पहले से ही आप फंडामेंटल राइट से हटा दिए 25 to 28, तब तो सेकुलर टर्म आप हटा सकते हैं। और सोशलिस्ट कैसे हटा देंगे जब आप डीपीएसपी में भी इसको इंक्लूड करके रखे हैं, साथ ही साथ इसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी बना दिए हैं, तो सोशलिस्ट टर्म भी हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो छोड़िए इन सब बचकानी हरकतों को और इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। तो ये अभी लास्ट ईयर में ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि ये दो टर्म इंटीग्रल पार्ट है और ये नहीं हटाए जाएंगे। क्लियर? तो इस पे ज़्यादा आपको करंट न्यूज़ बन सकता है कि कौन से दो टर्म हैं जिस पर न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। ये 1976 में ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। संविधान संशोधन कौन सा था? 42nd संशोधन था और 1976 में हुआ था, इन द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे कह सकते हो, बहुत सारे बदलाव हुए थे उस समय। तो अब क्वेश्चन कौन कौन से हो सकता है? तो ऑर्डर कौन, मैंने कहा कि एक क्वेश्चन ऑर्डर से हो सकता है, ऑर्डर इनका चेंज कर दिया जाए और आपसे पूछा किस ऑर्डर में है ना। दूसरा जस्टिस का ऑर्डर हो सकता है कि इंटरचेंज कर दें, इसी ऑर्डर में प्रेम्बल में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर में प्रेम्बल में जस्टिस लिखा है, कौन सा जस्टिस पहले है और कौन सा जस्टिस बाद में है। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, ये सब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। थॉट, लिबर्टी ऑफ स्पीच है कि नहीं है, कहीं भी जाने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, किसी विचारधारा को असेंबल होने की आज़ादी, सारी आज़ादी है। तो ये हमारे पास लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स में है। इक्वालिटी भी फंडामेंटल राइट में है, दैट इज, ठीक है। ये अभिव्यक्ति जो इक्वालिटी, राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय भी है हमारे पास, ठीक है। साथ ही लिबर्टी भी है, इक्वालिटी भी है, फ्रेटर्निटी है ना, फ्रेटर्निटी बंधुता है ना, आपस, ब्रदरहुड इज फ्रेटर्निटी। तो दैट इज, ये क्या लिखा है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर किसी के इंडिविजुअल के डिग्निटी मतलब सम्मान की रक्षा करता है। एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, किसी भी नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी अक्षुण्ण रखता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है आपके, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये कब एनेक्ट हुआ, कब पारित हुआ, तो मैंने कहा कि ये शुरुआत इसकी कब हुई कि 13 दिसंबर सन 1946 को श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको संविधान सभा में पेश किया और 22 जनवरी सन 1947 को इसको पास कर दिया गया संविधान सभा से। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। वैद्य साहब जिन्होंने हिंदी का लिखा है, ठीक है, और ड्राफ्टिंग किसने की, एस एन मुखर्जी ने इस संविधान, हमारे संविधान की जो ड्राफ्टिंग की है, स्केलिंग की है, वो एस एन मुखर्जी जी ने की है, उसको भी आप याद रखें। और कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कितने दिनों में बना, आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1946 को बनकर 49 को बनकर तैयार हो गया था, पास भी हो गया, अडॉप्ट भी हो गया। यह इज डेट एनेक्टेड नवंबर 1949, ठीक है, 26 डे ऑफ नवंबर 1946, दैट इज रिटेन, दिख रहा होगा आपको, क्लियर। तो इस डेट को ये अडॉप्ट कर लिया गया और इसको कब से लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कब से करा गया,
26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? सन 1930 में जब 1929 में कांग्रेस की सेशन हुआ था लाहौर में, उसके बाद उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 26 जनवरी को। तो उसी 26 जनवरी को यहाँ पर हम मेमोरेट करते हैं, मेमोराइज करते हैं और उसी 26 जनवरी को हम मान के यहाँ पर अपना संविधान लागू कर दिया गया। और संविधान लागू होते ही वी बिकम सॉवरेन, हम किसी के भी डिपेंडेंट नहीं रह गए। वी बिकम सॉवरेन, हम स्वतंत्र हो गए पूरी तरह से। वी अलाइंड समवन बट वी आर नॉट डिपेंडेंट एनीवन। जैसे ही संविधान लागू हुआ वैसे ही हम पूरी तरह से क्राउन ऑफ ब्रिटेन से आज़ाद हो गए, हम किसी के अंडर में नहीं रह गए। इस बात को याद रखना कि संविधान बनते ही हम किसी के अंडर में नहीं है, वी आर सॉवरेन। ठीक है, तो अगर आपसे कहता है कि कोई लीज पे ली गई है, ये सब गलत बात है। कोई लीज पे नहीं है, हम सॉवरेन हैं जैसे ही संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये कहा गया था। हम मानते हैं कि जो 1946 में बात हुई थी कि आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वी आर डोमिनियन। ठीक है, हम किसी के अंडर में हैं, बट जैसे ही हमारा संविधान लागू हो जाएगा हम डिपेंडेंट रहेंगे। वी वॉन्ट बी डोमिनियन ऑफ एनीवन। ठीक है, तो वहीं से हमारा ये संविधान सॉवरेन हुआ एंड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम ओरिजिनल प्रेम्बल में कौन कौन से शब्द थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, है ना, कौन कौन से नहीं थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर नहीं थे, ये क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं प्रेम्बल से। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रेम्ड विद दिस प्रेम्बल। एक पेज से ही कई क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। एंजॉय करिए प्रेम्बल को और इसकी मूल भावना को रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe.